Good morning. Good morning. Very good morning. Very, very good morning. राधे 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 जय श्री राधे. Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. Very, very good morning. Very good morning. आ जाओ, शुरू करते हैं फिर. बाकी लोग आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 37. ये क्वेश्चन थोड़ा सा अस्पष्ट रह गया ना. अधूरा क्वेश्चन रह गया. थोड़ा सा क्वेश्चन अधूरा रह गया. ये शायद पूछना चाहता है कि इन दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है. और ये ऊपर वाली लाइन बिना मतलब में लग रही है. निर्देशांक अक्षों पर समान अंतःखंड काटने वाली रेखाओं. ये तो कोई मतलब ही नहीं बनाता. ये तो ये होता कि अक्षों से समान अंतःखंड काटने वाली तथा इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण. क्या तो ये सवाल ऐसे होता. ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है. इसका मतलब ये गड़बड़ है ये लाइन. चलो, इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से करेंगे. एक बार इस लाइन को हटाते हैं. इस लाइन को एक बार हटाते हैं. इस लाइन को यहाँ से डिलीट कर दो. और क्वेश्चन सिर्फ इतना इतना रख लो कि ये दो रेखाएं हैं. इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है. प्रतिच्छेद बिंदु मतलब वो बिंदु जो दोनों पर है, मतलब कॉमन है ना. यानी ऐसा एक्स वाई जो पहली रेखा पर भी है, पहली रेखा को भी संतुष्ट कर रहा है, और ऐसा एक्स वाई जो दूसरी रेखा को भी संतुष्ट कर रहा है, मतलब वो दोनों पर है ना. लास्ट टाइम क्लास जो हुई थी हमारी सैटरडे को, उसमें मैंने अच्छे से समझाया भी था कि एक्स वाई क्या होता है, बिंदु बिंदु क्या होता है. हर रेखा के बिंदु होते हैं, दूसरी रेखा के भी बिंदु होते हैं, परवलय के भी बिंदु होते हैं, वर्त के भी बिंदु होते हैं. सबके बिंदु होते हैं, एक्स वाई होते हैं. सबके पास अपने एक्स वाई है. लेकिन कई बार एक्स वाई कॉमन हो जाते हैं, है ना. कई बार एक्स वाई जहाँ पे कटान बिंदु आता है, प्रतिच्छेदन आता है, इंटरसेक्शन आता है, वहां पे पॉइंट कॉमन आ जाता है. यानी वो एक्स वाई इस रेखा पर भी है, वो एक्स वाई उस रेखा पर भी है. तो आप दोनों को सॉल्व करके वो पॉइंट निकाल सकते हैं. तो दोनों समीकरण को अगर हम सॉल्व करें तो ये हो गया हमारा पहला समीकरण. 7x 4x प्लस 7y बराबर 3. और दूसरे समीकरण को मैं 2 से गुणा कर लूं. 2 से गुणा कर लूं तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3y. 2 से गुणा कर रहा हूं तो माइनस का 6y और माइनस का 2 या 4. माइनस का 2. ये लो, मैंने 2 से गुणा कर दिया. नीचे वाले समीकरण को 2 से गुणा कर दिया. ठीक है. और दोनों समीकरण को घटाने पर माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल. ये हो गया 13y बराबर हो गया 5. y बराबर 5/13. y का मान रख के x का मान निकाल लो.
तो प्रतिच्छेद बिंदु आ गए 1 13 5 13, 1 13 5 13। हाँ, तो इस हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से ये आंसर हो गया। ठीक है, इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु आ गया 1 13 5 13, यानी ये वो पॉइंट है जो दोनों रेखाओं पर है, और जो दोनों रेखाओं पर है वो फिर प्रतिच्छेद बिंदु है, क्योंकि दोनों रेखाओं पर एक ही पॉइंट आ सकता है। दो रेखाएं अगर काटती है तो एक पॉइंट आ सकता है, तो ये पॉइंट वही है। तो जो पॉइंट ये जो आया है 1 13 5 13, ये दोनों पर आएगा। फर्स्ट लाइन भी यहाँ से गुजरेगी, सेकंड भी यहाँ गुजरेगी, तो दोनों आके यहाँ पे कट, एक दूसरे को कटान करेगी। ठीक है, अच्छा उस क्वेश्चन को भी लेते हैं कि भैया अगर ये पहले वाली लाइन भी होती तो ऑप्शन थोड़े चेंज होते। एक रेखा है जो समान अंतःखंड काटती है, इसका मतलब ए बराबर बी है, ए बराबर बी है, तो रेखा का समीकरण हो जाएगा एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी की जगह ए आ जाएगा, बराबर 1। समीकरण को ए से गुणा करने पर एक्स प्लस वाई बराबर ए। ठीक है, ये रेखा की। अब ये रेखा मान लो, क्वेश्चन का अर्थ ये था कि एक रेखा है जो समान अंतःखंड काटती है तथा इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से जाती है, मतलब ये दो रेखाएं जहां काट रही है वो वहां से जा रही है, मतलब 1 13 5 13 से वो जाती है, 1 13 5 13 से वो होके जाती है, तो इसको संतुष्ट करेगी। 1 13 5 13 इसमें रख दो, एक्स की जगह 1 13, वाई की जगह 5 13, ए का मान आ जाएगा 6 बटा 13, तो आपकी रेखा का समीकरण आ जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 6 बटा 13। ये लो, अगर ये है तो ठीक है, अगर ये है तो मतलब, तो दोनों साइड से हमने सवाल को कर लिया, बढ़िया है। चलो, एक सवाल में दो सवाल करने को मिल गए, तो बात समझ में आई, बात समझ में आई आप लोगों को कि अगर प्रतिच्छेद बिंदु पूछा तो दोनों को सॉल्व कर लो, एक्स वाई जो भी आएगा वो प्रतिच्छेद बिंदु आएगा, लेकिन खाली सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, जो कारण है वो भी समझना पड़ता है कि क्या है, क्या है मायने, क्या है। जो मायने होते हैं ना वो बहुत कम लोग सोचते हैं, ज्यादातर लोग होते हैं एक्स वाई निकाल लो। अब थे काम करो, जो मैं थाने काल लास्ट शनिवार ने क्लास में पढ़ायो थे बाद कोई भाई बंधु नजार पूछो कि एक्स वाई क्यों काटो, थाने 99% लोग है जगह ना बेरो को नहीं कि एक्स वाई क्यों काटा, बस काटा। हाँ, एक्स वाई निकालते हैं, क्यों निकालते हैं तो पूछ के देख लो, यकीन मानो थाने समझ में आ जाए कितना गैप है, बच्चों की जो पढ़ाई है उसमें कितना कितना गैप है। नहीं कि नहीं, फार्मेसी याद कर लो, थे भी एडवेट हो फार्मेसी जिन्होंने 2D ज्योमेट्री मुझसे पहली बार पढ़ी है, वो लोग बता दो कि उनको पता था कि एक्स वाई क्यों निकालते हैं, उन्हें ये तो पता था कि एक्स वाई निकालते हैं, जब भी प्रतिच्छेद बिंदु निकालना होता है तो एक्स वाई निकालना होता है, लेकिन एक्स वाई क्यों निकालना होता है कितने लोगों को पता है? नहीं पता। ये एक्स वाई सेम है या अलग अलग है, क्या ये क्वेश्चन कभी आपके दिमाग में आया? कभी भी आपके दिमाग में आया कि ये एक्स वाई भी वही है, ये एक्स वाई भी वही है, या ये अलग अलग है? कभी आया नहीं, क्योंकि हम इस तरीके से पढ़ते ही नहीं, हमें बस पढ़ाया जाता है कैसे ना कैसे उत्तर मिलाओ, जुगाड़ करो, आंसर। इससे क्या कि वो जो समझ है वो कमजोर होती है, और कभी कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है, क्योंकि जो चीजें समझ में ही नहीं है तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? तो ये एक बहुत बहुत बड़ा गैप है, बहुत बहुत बड़ा गैप है ना, इसको फिल करना बहुत जरूरी है। ये स्कूलों में भी तैयार होता है, कॉलेजों में भी तैयार होता है, और भी जो पढ़ाने वाले होते हैं वो इन पर कभी भी जिक्र नहीं करते, वो हमेशा बस उन्होंने जैसे पढ़ा उन्होंने वैसे पढ़ाया, वो उसी तरीके से चलते रहते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बढ़ना। एक बिंदु से रेखा की लंब दूरी एक बिंदु की रेखा से लंब दूरी, देखो दूरियां कई प्रकार की होती है, एक बिंदु है और एक रेखा है, पहले तो इसकी जिक्र कर लेते हैं। एक तो बिंदु दिया हुआ है और एक रेखा दी हुई है। मान लो बिंदु है आपका x1 y1, रेखा है आपकी ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये बिंदु है और ये रेखा है। अब मुझे इस बिंदु की इस रेखा से लंब दूरी निकाल ली, लंब दूरी मतलब 90 डिग्री का कोण बना के निकाल ली, तो ये रेखा यहां है, ये आपकी रेखा है, ये आपका पॉइंट है, ये बिंदु मान लेते हैं P, तो हमें ये दूरी चाहिए PQ। ये दूरियां बहुत है, याद रखिए दूरियां बहुत है, बहुत सारी दूरियां हो सकती है, जैसे ये दूरी, ये भी तो दूरी है, ये बिंदु है ये रेखा है, ये भी तो दूरी है, ये बिंदु है ये रेखा है,
ये भी तो दूरी है। तो दूरियां बहुत से प्रकार की हैं, ढेर सारी है। क्यू ट्रिपल डैश, ये सब के सब दूरी है। लेकिन इनमें ये वाली जो दूरी है पी क्यू, ये बड़ी खास है। खास पता है क्यों है? बता सकते हो दूरी खास क्यों है? ये दूरी खास क्यों है? और ये बाकियों पे हम इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे? बाकी दूरियों पे क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रहे? इस दूरी में ऐसी क्या खास है जो इंटरेस्ट ले रहे हैं? हुँ? ऐसा क्या है ऐसा कि जो हम इस दूरी पे इंटरेस्ट ले रहे हैं? सोचिए। हाँ, शाबाश। देखो, जो आंकड़ों में जो मजा होता है ना, वो तो होता ही होता है। आंकड़ों का अपना मजा है। लेकिन आंकड़ों में आप हमेशा क्या जानना चाहते हैं? एक चीज आप जरूर जानना चाहते हैं, न्यूनतम कितना है, अधिकतम कितना है। ये चीज हर कोई जानना चाहता है। हर कोई इंटरेस्टेड है न्यूनतम और अधिकतम में। जब आपके बहुत सारे आंकड़े होते हैं, बहुत सारे आंकड़े होते हैं, तो उस बहुत सारे आंकड़ों में आप दो चीजें जरूर जानना चाहते हैं। आपके क्लास में टेस्ट हुआ, किसके कितने कितने नंबर है, उसमें आप दो बातें जरूर जानना चाहेंगे। सबसे कम की काया, सबसे ज्यादा की काया, है ना? ये हमेशा रोचक विषय रहता है। ये हमेशा रोचक विषय रहता है। कोई सेकंड ग्रेड का पेपर दे रहा है, टॉपर कौन आया, इंटरेस्टेड हैं आप उसमें, जानना चाहते हैं, हर कोई जानना चाहता है। तो अधिकतम और न्यूनतम के बारे में इंटरेस्ट हमेशा बना रहता है कि भाई अधिकतम या न्यूनतम। कई बार अधिकतम बहुत, जैसे पेपर के केस में कौन मिनिमम को तो कौन देखता होगा, और मिनिमम का डेटा जारी भी नहीं होता, इसलिए वो इंटरेस्टेड नहीं है। टॉपर का होता है तो टॉपर का हम देखना चाहते हैं कि कौन टॉपर है। तो सेम कहानी वैसी की वैसी इंटरेस्ट इसमें भी है। अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी, देखो ये दूरी न्यूनतम है, बिंदु की रेखा से सबसे कम दूरी यही है, तो ये न्यूनतम दूरी है। बाकी सारी दूरियां ना तो न्यूनतम है ना अधिकतम है, क्योंकि इनसे बड़ी दूरियां भी है, इनसे छोटी दूरी भी है। अगर मैं इस रेखा को आगे ले जाता जाऊं तो दूरियां बढ़ती जाएगी। ये देखो, ये दूरी बढ़ती जाएगी, और बड़ी दूरी और बड़ी दूरी और बड़ी दूरी। तो अधिकतम दूरी तो यहाँ है ही नहीं, अधिकतम दूरी तो यहाँ कोई है ही नहीं। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, दूरियां बड़ी आती जाएगी। ऑब्वियसली बात है, इससे ज्यादा बड़ी ये है, इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये है, और फिर डैश 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 और बड़ी आती रहेंगी। तो बड़ी दूरी तो कोई अंत नहीं है, चलता ही रहेगा। तो बड़ी दूरी ढूंढने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर बड़ी नहीं है तो कोई बात नहीं, सबसे छोटी ढूंढ लो। तो सबसे छोटी दूरी ये है। तो यह दूरी किसी रेखा और किसी बिंदु के बीच में सबसे छोटी दूरी होती है। अब इस दूरी को कई तरीके से कह सकते हैं। आप न्यूनतम दूरी कह सकते हैं, लघुत्तम दूरी कह सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह सकते हैं, या लांबिक दूरी कह सकते हैं। ये सारे पर्यायवाची वर्ड है। लांबिक दूरी, जैसे यहाँ पे वर्ड यूज किया है, लंबवत दूरी या लांबिक दूरी। ठीक है। अब ये लंबी दूरी निकाली कैसे जाएगी? ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दिमाग लगाएंगे। दिमाग कैसे लगाएंगे? हम इस रेखा पी क्यू का समीकरण निकालेंगे। व्युत्पन्न नहीं कर रहा मैं, फॉर्मूला सिर्फ व्युत्पत्ति करने का तरीका बता रहा हूँ। व्युत्पत्ति करने का तरीका बता रहा हूँ। तो ये जो लाइन है, वो हमेशा यार, हमेशा आप या तो अधिकतम, वहां पे अगर सिग्निफिकेंट अधिकतम है, जो मैक्सिमम है वो अगर सिग्निफिकेंट है तो आप मैक्सिमम का फोकस करते हैं, या फिर मिनिमम पे फोकस करते हैं। वो डिपेंड करता है कि क्या चल रहा है। जैसे बोर्ड के एग्जाम होते हैं तो आप टॉपर पे इंटरेस्ट लेते हैं कि टॉपर कितने का गया, टॉपर कितने का गया, है ना? और सेकंड ग्रेड के एग्जाम होते हैं तो टॉपर और कट ऑफ पे करते हैं। कट ऑफ मतलब मिनिमम, सबसे न्यूनतम पे कौन सिलेक्शन हुआ, कट ऑफ पे, है ना? कट ऑफ क्या है? मिनिमम ही तो है। बीच वालों का कौन ध्यान दे रहा है? बीच वालों पे कौन ध्यान दे रहा है? कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो या तो आप अधिकतम पे ध्यान देते हैं या आप न्यूनतम पे ध्यान देते हैं। तो दोनों ही बड़े इंटरेस्ट की चीजें हैं। न्यूनतम का मतलब है इससे नीचे कोई नहीं है, अधिकतम का मतलब इससे ऊपर कोई नहीं है, बाकी सब इसके बीच में है, मतलब बाकी एवरेज है। वो एवरेजों पे कौन ध्यान देता है? सरकार दो लोगों का ध्यान रखती है। सरकारें दो लोगों का ध्यान रखती है, एक तो जो सबसे गरीब है, एक जो सबसे अमीर है, और बाकी लोग थे थारी जानो, थे थारी संभालो, हमारी कोई जिम्मेदारी को नहीं। तो बाही कहानी ऐसी है। तो न्यूनतम दूरी है, इसलिए इंटरेस्ट को विषय है ये। अच्छा, दूरी निकली कैसे है, ये कैसे निकाली जाएगी, फॉर्मूला कैसे बनेगा? फॉर्मूला डायरेक्ट बताऊंगा, व्युत्पत्ति कैसे उसका तरीका बता देता हूँ। पहले आप इस रेखा पी क्यू का समीकरण निकालो। पी क्यू का समीकरण कैसे निकलेगा? इसकी ढाल काम में लो, इसकी ढाल काम में लो, और ढाल भी काम में क्यों लो? लंब रेखा का समीकरण निकालने के लिए तरीका है हमारे पास। लंब रेखा का जब भी समीकरण निकालना हो तो जिस रेखा के भी ये लंब है, उसके एक्स वाई को इंटरचेंज कर दो और माइनस का चिन्ह कर दो, बी एक्स माइनस ए वाई कर दो, प्लस लैम्डा कर दो। ठीक है,
बी एक्स माइनस ये लंब रेखा का समीकरण आ गया। लैम्डा का मान निकालने के लिए ये बिंदु x1 y1 से जाती है, मान रख दो, संतुष्ट करेगी, इससे आपको लैम्डा का मान मिल जाएगा। लैम्डा बराबर आ गया ए वाई वन माइनस बी एक्स वन, ये लैम्डा का मान रख दो, समीकरण आ जाएगा, लंब रेखा का समीकरण आ गया पी क्यू का समीकरण, पी क्यू का समीकरण आ गया, ए बी का समीकरण दिया हुआ था, दोनों का प्रतिच्छेदन कर लो, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो तो क्यू निकल जाएगा। प्रतिच्छेद बिंदु निकलने के बाद में, क्यू निकलने के बाद में पी और क्यू के बीच की दूरी निकाल लो, वो लांबिक दूरी आ गई। तो ये है मेन तरीका व्युत्पत्ति वाला, जो हम नहीं करेंगे, हम सीधा फॉर्मूले पे आएंगे डायरेक्ट। फॉर्मूला है लांबिक दूरी पी क्यू बराबर होती है, ये सब सॉल्व करने के बाद जो मैंने बताया वो करोगे। क्यों करोगे आप व्युत्पत्ति, अगर इंटरेस्टेड हो तो कर ला, नहीं इंटरेस्टेड हो तो कोई बात नहीं। तो आएगा ये ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होती है लांबिक दूरी का फॉर्मूला। आपको बिंदु जो x1 y1 है जिससे दूरी निकालनी है उसको समीकरण में रख दो, उसको समीकरण में रख दो, जो आपका x1 y1 है ना उनको समीकरण में रख दो। तो ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी वन, सी जो समीकरण जिस बिंदु से आपको दूरी निकालनी है उसको समीकरण के अंदर रख दो, बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ए बी कौन है, जो x का गुणांक है जो y का गुणांक है उनका वर्ग करो, जोड़ो, वर्गमूल निकालो, भाग दे दो, इससे आपको दूरी मिल जाएगी। कैसे व्युत्पत्ति है वो मैं बता चुका, व्युत्पत्ति आपका इंटरेस्ट का विषय है, पेपर से सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। हाँ लेकिन व्युत्पत्ति करते हैं तो थोड़ा सा मजा आ जाता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि आपके पास एक अलग समझ होती है। जो आपको पहले फॉर्मूला, एक तो सीधा फॉर्मूला होता है, एक ये होता है कि कैसे आया, यही क्यों आया, यूं ही क्यों बना, तो ये यूं ही क्यों बना, क्यों क्या किस लिए, ये जो है ना ये फिर डेरिवेशन में क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो कुछ जो मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ फॉर्मूले जरूर डेराइव करा करें। सबसे बढ़िया चीज आई हुई है, सवाल का अपना महत्व है, सवाल फॉर्मूलों को यूज करना सिखाते हैं और व्युत्पत्ति फॉर्मूले को निकालना सिखाती है, तो दोनों का अपने अपने जगह इंपॉर्टेंस है। इसीलिए भी आप देखो हरियाणा वालों ने चेंज कर दिया, ये जो अभी एमसीक्यू चल रहा है ना अपने वाला, ये पैटर्न के लिए हमेशा मैं भी विरोध करता रहता हूँ, मैं कहता ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है। मतलब एज ए टीचर को आप सवालों पे चेक कर रहे हो, सूत्रों की व्युत्पत्ति का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सूत्रों की व्युत्पत्ति जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होनी चाहिए बजाय सवालों के। सवाल सेकंड फेज है, पहला फेज है सूत्रों का, सूत्र कैसे आए, क्यों आए, यही क्यों आए, क्या थ्योरी थी, पीछे क्या कंसेप्ट था, ये सब कुछ तो फॉर्मूले के अंदर ही चला गया ना, ये तो फॉर्मूले के अंदर ही चला गया। आपने व्युत्पत्ति को ही पार्ट नहीं दिया, व्युत्पत्ति को भाग नहीं दिया, तो व्युत्पत्ति तो चलेगी, और डेरिवेशन चला गया, अब आपके पास सिर्फ फॉर्मूला बचा और उसका उपयोग बचा, तो वो चीज तो चलेगी। अब क्लास में जब टीचर पढ़ाएगा और बच्चे ने, किसी ने पूछ लिया कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, या ये चीज कहाँ से आई, या ये क्यों आई, क्या तो वो थप्पड़ मारेगा बच्चे को, या बाहर निकाल देगा, या उसकी बेइज्जती करेगा, फिर मास्टर इश्यू ही काम करसी, वो इश्यू पर डेढ़ो मास्टर इश्यू ही काम करसी, भलो काम थोड़ी कर सके, फिर या तो थोड़ी किसी मन को नहीं आवे, अब तो दिल रुकुण है ना, अति 56 इंच की छत्ती की है जी को क्लास में यहाँ कह देवे कि मन को नहीं आवे बेटा, काल पढ़काशू काल बताशू, इशू मास्टर देखियोगे आज तो नहीं, इशू मास्टर कदे देखियोगे कोई स्कूल में कि जो आके दे बेटा हाथ जोड़ बेटा मन को नहीं आवे मैं काल पढ़ रहा हूँ, कौन कहना के करे, फिर वो के करे, ये चीज नहीं नहीं के कर हिंसात्मक तरीका से बोके थप्पड़ मारे, मुक्का मारे, मुर्गो बनावे, बेइज्जती करे, एक्चुअली भी बात ने कहना को दूसरो तरीको यो है। जब कोई टीचर थप्पड़ मार रहे हो है, बेइज्जती कर रहे हो, मतलब वो बात जो एकदम शांति से जो बात कही जा सकी, बिन आक्रामक तरीका से कहना को ये तरीको है, प्राइवेसी है ये दोनों, है ना। तो आ कहानी है, तो जरूरी है। अब हरियाणा वालों ने कर दिया, हरियाणा वालों ने सब्जेक्टिव कर दिया, चयन परीक्षा सब्जेक्टिव, चयन परीक्षा सब्जेक्टिव, प्री परीक्षा जो प्री है, फर्स्ट पेपर है प्री वाला, प्री ऑब्जेक्टिव है, और जो चयन परीक्षा होगी वो सब्जेक्टिव होगी। ठीक भी लगे, अब सब्जेक्टिव में करा दो पेपर आउट, कराओ पेपर आउट, तो अब सब्जेक्टिव थोड़ा इम्पैक्ट डाल है, बहुत कुछ बदल देगा सब्जेक्टिव, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, शायद होने वाले टाइम में यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही दिखने को मिलेगा। हाँ जो क्वेश्चन नंबर 38, मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई पी है, एक रेखा है, रेखा के जिक्र नहीं किया गया,
रेखा के समीकरण नहीं दिया गया, बस ये कहा गया है कि मूल बिंदु यानी 0 0 से रेखा पर लंब डाला गया है और लंब दूरी जो है वो p के बराबर है। और उस रेखा के बारे में एक जानकारी और दी है कि रेखा के अंतःखंड a और b है। x x पे a अंतःखंड काटती है, y x पे b अंतःखंड काटती है। तो 1/a² प्लस 1/b² का मान बताइए। 1/a², 1/b²। देखो बता तो सब कुछ दिया, लेकिन घुमा घुमा के दिया। तो पहली बात, जिस रेखा के अंतःखंड हमें पता हो तो उसका समीकरण भी हमें पता होता है। जिस रेखा के अंतःखंड हमें पता हो तो उसका समीकरण भी हमें पता होता है। वो हो गया x/a प्लस y/b बराबर 1। ये रेखा का समीकरण बन गया। अब मूल बिंदु से इसकी दूरी निकालेंगे, मूल बिंदु से इसकी दूरी निकालेंगे, और वो कितनी बता रखी है, p बता रखी है, तो p आ गया। दूरी कैसे निकलती है, पीछे वाले फॉर्मूले से। फॉर्मूले ने क्या कहा था कि जो भी आपका पॉइंट है उसको एक्स वाई की जगह रख दो। समीकरण में जाओ, जहां x है वहां x का मान रख दो, जहां y है वहां y का मान रख दो। ये लो बट्टा, समीकरण में जाओ, जो आपके रेखा का समीकरण है उसमें जाओ, x की जगह और y की जगह मान रख दो, जो कुछ भी है उसको ऊपर लिख लो। बट्टे, बट्टे में क्या करना है, बट्टे अंडर रूट, जो भी x का गुणांक है उसका स्क्वायर। x का गुणांक कितना है, 1/a, 1/a का स्क्वायर। y का गुणांक 1/b। चाहिए परफेक्ट, क्या कहते हो, एकदम परफेक्ट। क्या करते हैं, समीकरण ने क्या बताया था, यही तो बताया था हमें। समीकरण ने कहा था कि आप अपने x1 y1 को ले जाओ और उस समीकरण में जहां x है वहां x1 रख दो, मतलब वो जो बिंदु है उसको समीकरण में रख दो, बटा x के गुणांक का स्क्वायर प्लस y के गुणांक का स्क्वायर। यही मैंने किया यहाँ पे। हो गया, ये 0 हो गया, 0/a 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये -1 बचा जो कि 1 बन जाएगा, 1/a² प्लस 1/, अब वज्र गुणा कर दो। एक बटा पी वर्क करने पर 1/a² 1/b² बराबर 1/p²। तो ये आपका आ गया 1/p²। ठीक है, अगला सवाल, किसी बिंदु की किसी रेखा के सापेक्ष स्थिति। इसका क्या मतलब है, जब भी कोई रेखा होगी, बिंदु रेखा के 3 तरीके से हो सकता है। कोई भी बिंदु एक रेखा के सापेक्ष 3 स्थितियों में हो सकता है। मान लीजिए ये रेखा है, ये कोई रेखा का समीकरण है, और कोई बिंदु इस रेखा के सापेक्ष 3 स्थितियों में हो सकता है। एक हो सकता है इसके लेफ्ट और लेफ्ट साइड में, बिंदु x1 y1 इसके लेफ्ट साइड में हो सकता है, इसके ऊपर हो सकता है, और इसके राइट में हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये लेफ्ट राइट बताना मुश्किल है, नामुमकिन है। आज तो आप लेफ्ट राइट बता दे। अब लेफ्ट राइट का वो झंझट ये है कि मेरा लेफ्ट आपका लेफ्ट, ठीक है ना, तो वो भी एक झंझट है कि लेफ्ट राइट। तो हम इसे 2 भागों में बांटेंगे, रेखा के ऊपर है, रेखा के ऊपर नहीं है, रेखा के ऊपर है, रेखा के ऊपर नहीं है। रेखा के ऊपर होगा तो संतुष्ट करेगा, रेखा के ऊपर नहीं होगा तो संतुष्ट नहीं करेगा। अब संतुष्ट नहीं करेगा तो फिर कुछ ना कुछ आएगा, कुछ ना कुछ आएगा, तो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। तो प्लस और माइनस के आधार पे हो जाएगा कि रेखा के वो एक तरफ है। ठीक है, अब प्लस किधर है ये नहीं पता, माइनस किधर है ये नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि अगर प्लस माइनस आता है, मतलब 0 आएगा तो प्लस माइनस दोनों ही आ गए। 0 प्लस माइनस होता ही नहीं है ना, 0 0 ही होता है। 0 को तो कोई मालिक हो नहीं, 0 तो 0 ही है। तो 0 आ गया तो ठीक है, 0 नहीं आया तो कुछ तो आएगा, कुछ आएगा तो या प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। तो प्लस या माइनस के हिसाब से वो या तो इधर है या इधर है। अब बता नहीं सकते कि प्लस किधर है माइनस किधर है ना भाई, हाँ बात गलत। अब
बता कौन पाओगे कि प्लस कितने है माइनस कितने, ठीक है ना। तो क्योंकि बड़ा समझो इस बात को कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है कि हमारा लेफ्ट राइट सबका एक जैसा नहीं होता, हमारा लेफ्ट राइट एक जैसा नहीं होता। इस वजह से ये बता पाना मुश्किल है कि लेफ्ट किधर है राइट किधर है, लेफ्ट किधर है राइट किधर है, ठीक है ना। और दूसरी, रेखा की कोई दिशा नहीं होती कि रेखा इधर जा रही है तो हम उसकी तरफ मुंह कर लें फिर कह दें ये लेफ्ट है ये राइट है। अब बता सकते हो ये लाइन किधर जा रही है, इधर जा रही है या इधर जा रही है, लाइन किधर ही नहीं जाती। लाइन कोई किरण तो है नहीं, कोई प्रकाश की किरण है नहीं कि इधर जा रही है कि इधर जा रही है। तो जब इधर उधर जाती ही नहीं है तो कैसे पता चले कि कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है, कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है, कैसे पता लगे। बात समझ रहे हो, ठंडा किया पड़सी कि लेफ्ट कौन सा है राइट कौन सा है। तो एक रेखा के केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ये वेक्टर होता, सदिश होता, तो हम सदिश जिधर जा रहा है उधर मुंह कर लेते और फिर कहते जिधर सदिश जा रहा है उधर मुंह कर लो और फिर लेफ्ट और राइट तय कर लो। अब लाइन में लेफ्ट और राइट कैसे तय होगा? अगर लाइन को मैं ये मानूं, जो कि गलत होगा, कि रेखा इधर जा रही है, क्योंकि रेखा ना इधर जाती है ना इधर जाती है, रेखा जाती कहीं नहीं है। इसलिए इसका लेफ्ट राइट अभी तो ये हो जाएगा, और अगर मुंह इधर करूं तो लेफ्ट राइट ये हो जाएगा। तो इसलिए लेफ्ट राइट बता पाना संभव नहीं है। समझ रहे हो? अगर आप सोचो कि वो लेफ्ट है और राइट है, इसलिए सोच पा रहे हो कि डायरेक्शन है। डायरेक्शन नहीं होती रेखा में, रेखा में डायरेक्शन नहीं होती। बात कौन समझा? बात कौन समझा? तो जब तक डायरेक्शन नहीं होगी तब तक उसका लेफ्ट राइट सेट नहीं हो सकता। क्योंकि डायरेक्शन होगी तो हम कहेंगे भैया मुंह है, उसकी डायरेक्शन जिधर वो जा रहा है उधर मुंह कर लो तो लेफ्ट राइट हो जाएंगे। लेकिन डायरेक्शन हो तो हो जाएंगे ना, रेखा में कहां डायरेक्शन होगी? डायरेक्शन नहीं होगी तो लेफ्ट राइट कैसे होगा? कैसे तय करोगे कि लेफ्ट कौन सा है राइट कौन सा है? लेफ्ट और राइट कैसे सेट करोगे? तो बोला सेट ही नहीं हो सकता, इसका लेफ्ट राइट सेट नहीं हो सकता। तो बस इतना है कि जीरो आ गया रेखा के ऊपर है, प्लस माइनस आ गया तो इधर उधर है। अब किधर है ये नहीं पता, इधर उधर है, किधर भी हो सकता है लेकिन रेखा पर नहीं है। जमी बात? बस ये करेंगे। अच्छा, अब एक चीज और गौर करो कि भाई अगर यदि मैंने x1 y1 को रेखा में रखा, x1 y1 को रेखा में रखा, और मुझे, ध्यान से सुनना बात को, मैं रिपीट कर दूं भाई, सौगन ख्वालियो मने मन ठा कोनी कि लेफ्ट किन्ने राइट किन्ने ना थाने ठाए, अरे ना कोई ना आज तक ठा पड़ो कि रेखा को लेफ्ट किन्ने हुआ राइट किन्ने हुआ, कि रेखा को लेफ्ट राइट हो ही कौन सके, रेखा को लेफ्ट राइट हो ही कौन सके, क्योंकि रेखा ना तो किन्ने से आवे और ना किन्ने जावे, वह बह ही पड़ी रहे। ठीक है ना? यहाँ सड़क है, सड़क को कोई लेफ्ट राइट हुएगी? जाते टाइम जाता व्यक्ति को लेफ्ट राइट अलग हो सी, आता व्यक्ति को लेफ्ट राइट अलग हो सी, और वो अलग अलग है, ई वजह से तो गाड़ियां चाल पावे। अगर दोनों का लेफ्ट सेम हो जाता तो गाड़ी कौन चाल पाती, है ना। जब आप जा रहे हैं सड़क पे, अगर आप जा रहे हैं तो इस केस में आपका ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। लेकिन अगर आप वापस आ रहे हैं, आती समय आपका ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। में फायदो भी है ये बात को फायदो भी है, इस वजह से सड़कों पर गाड़ियां चाल पावे। वरना ज्यादा भाई यहाँ बोल पाओ कि भाई लेफ्ट चलाओ, लेफ्ट चलाओ, तो आती टाइम को अलग लेफ्ट होती, जाती टाइम को अलग लेफ्ट होती, वरना दोनों का लेफ्ट सेम हो जाता, भिड़ जाती गाड़ियां, आती गाड़ी जाती गाड़ी धूम भिड़ जाती, है ना। कई बातों का फायदा भी हुआ कि बुरी चीज में भी जो चीज निकले आवे, है ना। इसलिए इसीलिए कहते हैं कि कोई चीज ना तो सही होती है ना गलत होती है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है फिलोसॉफिकल व्यू है कि चीजें सही और गलत होती नहीं है, चीजें वैसी होती है जैसी वो हैं, जैसी हैं वो है ना। ये शून्यतावाद कहते हैं। शून्यतावाद का मतलब है जैसे शून्य होता है, शून्य ना प्लस है ना माइनस है, तो इसका अर्थ क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना कोई बुरा है ना कोई भला है, कुछ नहीं है दुनिया में। इस दुनिया में बुरा भला नहीं है, आपने टैक्स दी है ना। जो शून्यतावाद में सिखाया जाता है ना, जब शून्यता को लाया जाता है, जब कहते हैं कि भाई आप नील हो जाओ, उसमें जो मूल धारणा होती है वो ये होता है कि, और सही में भी सच है, ये बिल्कुल सच है, गलत भी नहीं है, ये है कि चीजें सही और गलत है ही नहीं। ना कोई चीज सही है धरती पे, ना कोई चीज गलत है। वो सही और गलत आपने तय की है, आपके अकॉर्डिंग, आपके कारण वो सही गलत हो गया। अगर मान लीजिए फ्रंट पे सैनिक खड़े हैं, इधर वाला सैनिक उधर वाले सैनिक को मार दे तो इधर वाले सैनिक को पुरस्कार मिल जाएगा, इनाम मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने मार दिया। तो मारना भी सत्य हो गया, मारना भी सही हो गया। क्यों? क्योंकि वो इसलिए मार रहा है। तो एक्चुअल में सही गलत कुछ भी डिफाइन नहीं है। जैसे इसे ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हो कि देश आजाद हो गया,
देश आजाद हो गया तो वो जितने भी क्रांतिकारी थे, जितने भी महापुरुष थे, आज वो सब क्रांतिकारियों की घोषणा में आ गए। लेकिन सोचिए अगर देश आजाद नहीं होता, अगर देश आजाद 1857 में देश आजाद नहीं हुआ था, तो वो सारे लोग क्या कहलाते थे? आतंकवादी। आतंकवादी कहलाते थे, यही कहलाएंगे। समझ रहे हैं? तो कब तक, इसका मतलब सही और गलत तो कुछ है ही नहीं ना। सही और गलत तब तक है जब तक, आज अंग्रेजों का राज था, तब भगत सिंह जो थे वो अपराधी थे। अंग्रेज चले गए, हमारा राज है, वो क्रांति वीर बन गए। समझ रहे हो? तो इसका मतलब एग्जैक्टली सही गलत क्या हुआ? सही गलत हुआ, इसका मतलब कोई सही गलत था ही नहीं। सही गलत था ही नहीं। अंग्रेजों के लिए अपना सही गलत था, फिर हमने राज किया, हमारा राज बना, हमने अपने सही गलत सेट किए, और कल और कोई आता है या और कोई सेट करता है तो अपना सही गलत सेट कर देगा। तो यहाँ पे सही गलत नाम की वो चीज होती ही नहीं है। वो हमारे द्वारा सेट किया गया मापदंड है, जो हमने तय किया होता है कि ये सही है, ये गलत है ना। इसी को इंपॉर्टेंट है। तो एक नेस्चे की एक बुक आई थी, बियॉन्ड द गुड एंड एविल, बहुत सुंदर किताब थी, बहुत बहुत है। नेस्चे का नाम सुना है क्या आपने? नेस्चे का नाम तो सुना होगा, क्योंकि आप लोग जब फिलोसॉफी पढ़ते हैं, पेडागोजी पढ़ते हैं, तो नेस्चे का नाम जरूर आता है। जर्मन फिलोसोफर थे और बहुत खतरनाक फिलोसोफर थे। सुपर ह्यूमन का जो आइडिया था, सुपर ह्यूमन का जो आइडिया था, आर्यंस का जो आइडिया था, वो उन्हीं का था। वो मानते थे कि सुपर ह्यूमंस होंगे और वो दुनिया को चलाएंगे। तो नेस्चे का जो था, उसमें एक आइडिया उनका ये था, उनकी बुक थी बियॉन्ड गुड एंड एविल। तो उसमें उन्होंने दिखाया कि कुछ है ही नहीं सही गलत। सही गलत हमारे समाज के द्वारा, दुनिया के द्वारा सेट कर दिया जाता है हमें, और हमें उसको मानने के लिए बाध्य बना दिया जाता है कि हमें उसको मानना पड़ता है, हमें उसे मानना पड़ता है। एक धर्म कुछ और मान रहा है, उसका वो चल रहा है। दूसरा धर्म उसके अपोजिट मान रहा है, उसका भी चल रहा है। सही गलत होता, दूसरा कैसे चल सकता था? है ना। जैसे वो कहता है कि अगर मान लीजिए, अगर हिंदू देवता देवता होते, तो फिर सारे हिंदू ही बनाते ना वो, और जात और धर्म ही क्यों बनाते? अगर देवता हिंदू होते तो सबको हिंदू ही बनाते। और अगर अब्राहिम जो रिलीजन्स हैं, उनके जो देवता होते, अगर वो होते तो सबको अब्राहिमी की बनाते। क्यों किसी को जैन बनाते, किसी को बुद्ध बनाते? तो इसका मतलब यही तो चीज है कि कुछ है ही नहीं सही गलत। सब हमने तय कर दिया। हमने कहा तुम इस धर्म के हो तो तुम्हारा ये हो गया, तुम इस धर्म के हो तो तुमने ये मान लिया, तुम इस पंथ के होगे तो तुमने ये मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा मतलब सही गलत नहीं है। सही गलत नहीं है, मानना पड़ रहा है। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप आराम से क्वेश्चन उठा सकते हो। मानना पड़ रहा है, सही गलत नहीं है। हमने दे दिया कि ये सही है, ये गलत है। ठीक है ना। तो बड़ी कमाल की चीज है, बहुत सुंदर सुंदर चीजें में किताब में लिखी हुई है। बहुत बहुत उन्हें सारी चीजों को खोल के रखा है बहुत, क्योंकि बहुत, ये जो फिलोसोफर होते हैं ये तो वैसे ही कमाल होते हैं यार, ये तो सोचते ही कुछ अलग ही है। इसीलिए इनको, तो वही समझा कि बहुत सारी चीजें इसमें रहती है कि आप यही तो समझोगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जिस दिन आप ये समझ जाओगे ना, ये बात कि सही और गलत है ना, वो टैग लाइन्स है ना, कि हम नेचर प्राकृतिक रूप से सही गलत सेट नहीं हुए। प्रकृति ने कुछ सही गलत सेट नहीं किया। प्रकृति ने कोई भी सही और गलत नहीं बनाया है हमारे लिए। ये हमारे द्वारा, समाज के द्वारा बनाए गए, या कुछ शिक्षित लोगों के द्वारा बनाए गए, या कुछ लोगों को जिनको हम पे राज करना था, उन लोगों के द्वारा तय किए गए नियमावली है, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने सही कर दिया कि ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, ये मानना है, ये नहीं मानना है। तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से सब सेट कर दिया, बस उसी को हम फॉलो करते हैं। और हमने भी उनको ही सही गलत, फिर उन्होंने सही गलत दिया, हमने उसको एज एक्सेप्ट कर लिया। फिर कोई हम पे और राज करता है, वो अपने नहीं सही गलत ले आता है, फिर हम उनको मानने लग जाते हैं। फिर कोई और आता है, हम उसको मानने लग जाते हैं। तो इसका मतलब सही गलत तो कोई है ही नहीं। वो जो भी हम पे राज करता है, वो अपने सही गलत हमें दे देता है, हम उसको मानना शुरू कर देते हैं। तो जैसे लेफ्ट राइट वाला रूल है, तो ये भी सेम वैसे ही है। ठीक है ना। इसलिए कोई सही गलत है ही नहीं, ना कोई लेफ्ट सही है, ना कोई राइट सही है। बस आप उनको अपने हिसाब से अपने काम में लेते हैं, यूज करते हैं, बस उतना ही सत्य है। तो आ जाओ वापस से क्वेश्चन पे। तो ये आ गया। अब ये मान लो आपने x1 y1 अपने समीकरण में रखा, और समीकरण में रखने के बाद पॉजिटिव आ गया। ठीक है। और x2 y2 रखा समीकरण में, और वो रखने पर भी पॉजिटिव आ गया। अब इतना पता है कि दोनों पॉजिटिव आए हैं, मतलब दोनों एक तरफ है। ये तो नहीं बता सकता कि लेफ्ट में राइट में, लेफ्ट राइट होते ही नहीं है। लेफ्ट राइट होते ही नहीं है, लेफ्ट और राइट होते ही नहीं है। बस दोनों प्लस आए हैं, इसका मतलब है जिधर भी है साथ में, जिधर भी है साथ में। अगर एक प्लस आता है और एक माइनस आता है, ये मान लो प्लस आया, ये माइनस आया, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, क्योंकि सेम चीज नहीं है, मतलब एक तरफ तो नहीं है। प्लस माइनस है मतलब विपरीत हो रहा है। तो इसका मतलब एक अगर उधर है,
अब ये नहीं बता सकता उधर है किधर, बस इतना बता सकता हूँ कि जिधर भी है, पहले वाला जिधर भी है दूसरे वाला उसके अपोजिट में है, लाइन के इधर है, या वो इधर है तो दूसरा वाला इधर है। तो चिन्ह से सिर्फ आपको इतना पता चल जाएगा, 0 आ गया मतलब रेखा के ऊपर है। ठीक है, ये स्थितियां इस तरीके से तय होती है। आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन। ये बिंदु है, ये एक और है या अलग अलग है? एक पॉइंट है 2 1, एक पॉइंट है -3 5, और ये आपकी रेखा का समीकरण है। बताओ क्या ये एक और है, क्या विपरीत और है, कहा नहीं जा सकता, या इनमें से कोई नहीं? कौन सी स्थिति में ये होगा? तो पहले 1 2 1 रख के देख लो। इसमें समीकरण में 2 1 रखने पर, 2 1 रखूंगा तो ये हो जाएगा 3 गुणा 2, 4 और 1 5। ये प्लस आया, 5 आया 10 आया, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसका आया, तो जवाब है प्लस का आया। ठीक, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है -3 5। ये आ गया माइनस का, ये एक प्लस का आ रहा है, एक माइनस का आ रहा है, इसका मतलब दोनों विपरीत हो रहे हैं। एक लाइन के एक तरफ है तो दूसरा लाइन के दूसरी तरफ है, विपरीत ही है। अगर दोनों प्लस आ जाते या दोनों माइनस आ जाते तो दोनों एक तरफ होते, लेकिन एक प्लस है एक माइनस है, तो एक जिधर भी है दूसरा उसके अपोजिट एंड पे है। अगला क्वेश्चन, दो रेखाओं के, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। अगर दो रेखाएं समानांतर है तो उनके बीच की दूरी। यहाँ पे बड़ी एक सुंदर बात भी है, इस पे भी गौर करिएगा। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्यों निकाली है? ये समांतर वर्ड ऐड क्यों किया गया? बिना समांतर वर्ड ऐड किए क्यों नहीं हो सकता था? ये वर्ड क्यों डाला गया बीच में? इस शब्द की क्या जरूरत थी? ऐसे भी तो कह सकता था दो रेखाओं के बीच की दूरी। तो दो रेखाओं के बीच की दूरी, पहली बात तो दो रेखाओं के बीच में बहुत सारी दूरियां होती है, बहुत सारी। जैसे ये एक रेखा, ये दूसरी रेखा, इनके बीच में बहुत सारी दूरियां हैं। ये देखो, ये भी दूरी है, 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 ये भी दूरी है। तो भाई कौन सी दूरी की बात कर रहे हो? कौन सी दूरी की बात कर रहे हो? तो इसलिए दो रेखाओं के बीच की दूरी बेकार शब्द है। दो रेखाओं के बीच की दूरी का कोई मतलब नहीं बनता कि दो रेखाओं के बीच की दूरी बहुत सारी है। दो रेखाओं के बीच में बहुत सारी दूरियां हैं। अब ये देखो, इनको आगे लेते जाओ, दूरियां बनती जाएगी, लाइनें पूरी खींचो, ढेर सारी दूरियां हैं इनके बीच में। ये रही, ये रही, ये रही। सीधी सीधी क्यों? टेढ़ी दूरियां भी तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है टेढ़ी दूरियां भी। इसके और इसके बीच में ये देखो, ये भी तो दूरी है, ये भी तो दूरी है। तो ढेर सारी दूरियां हैं दो रेखाओं के बीच में, लेकिन क्वेश्चन है कि कौन सी दूरी की बात कर रहे हो, किस दूरी की बात कर रहे हो? तो बात करो, बताओ कौन सी दूरी की। यहाँ तो करोड़ों करोड़ों या अनंत दूरियां हैं इनके बीच में। अब आप कौन सी दूरी की बात कर रहे हैं? तो हम दूरी को ठीक करेंगे कि भैया, जहां हम दूरी की बात कर रहे हैं वो है न्यूनतम दूरी की, न्यूनतम दूरी की। तो न्यूनतम दूरी, अगर दो रेखाएं असमांतर है, अगर असमांतर है तो उनके बीच में न्यूनतम दूरी 0 ही आएगी। क्यों? क्योंकि असमांतर है मतलब काटेंगी,
असमांतर है मतलब काटेंगी, और काटेंगी तो बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 0। अगर असमांतर है, अगर हम न्यूनतम दूरी की बात कर रहे हैं, तब तो काटेगी तो न्यूनतम दूरी कितनी आ जाएगी, 0। और अधिकतम दूरी होनी नहीं है, क्योंकि रेखाएं चलती जाएंगी और दूरी बढ़ती जाएगी, अधिकतम दूरी कभी होगी नहीं। निकालते जाओ, और बड़ी और बड़ी और बड़ी, अधिकतम दूरी कभी होगी नहीं, न्यूनतम दूरी हमेशा 0 होगी अगर असमांतर है तो असमांतर में कोई सेंस ही नहीं निकला। अगर रेखाएं असमांतर है तो दूरी का कोई सेंस ही नहीं निकला, न्यूनतम दूरी 0, अधिकतम दूरी आएगी नहीं, निकालते जाओ। तो फिर इसका मतलब दो रेखाओं के बीच की दूरी का कोई मतलब, असमांतर के केस में तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर रेखाएं असमांतर है तो उनके बीच में दूरी का कोई मतलब ही नहीं बनता। न्यूनतम दूरी पूछो, न्यूनतम दूरी 0 होगी, अधिकतम दूरी चलती जाएगी, अनंत आएगी। तो इसलिए दो रेखाएं के बजाय दो समांतर रेखाओं में क्या मतलब है, दो समांतर रेखाओं में देखो अर्थ है, ये रही ये रही, यहां पे अर्थ है, यहाँ पे क्या अर्थ है, यहाँ पे अगर मैं दूरी निकालूं तो दूरी देखो फिक्स है, यही न्यूनतम दूरी है और यही अधिकतम दूरी है, कहीं से भी निकाल लो, है नहीं। यहाँ पे आइडिया काम कर रहा है, यहाँ पे आइडिया काम कर रहा है, तो इस केस में हम बात करेंगे। इसीलिए क्वेश्चन में दिखा दो समांतर, है ना, इस केस में हम बात करेंगे, क्योंकि इस केस में न्यूनतम दूरी अधिकतम दूरी सेम होगी, फिक्स दूरी की बात होगी, है ना। यहाँ ठीक है, इसीलिए वर्ड लगाया गया समांतर। भाई मायने भी तो रखना चाहिए ना, हम खाली टॉपिक का नाम थोड़ी बना सकते हैं, टॉपिक का नाम बनाने से पहले हमें सोचना पड़ेगा कि वो अर्थ पूर्ण है या नहीं है, उसका अर्थ निकलता है नहीं निकलता। अब अर्थ ही नहीं निकलता, मैं ये कह दूं दो रेखाओं के बीच की दूरी, दो रेखाओं के बीच की दूरी का क्या अर्थ है, कोई अर्थ ही नहीं बनता। हाँ, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का अर्थ बनता है, क्योंकि वो दूरी सब में बराबर बराबर है, कहीं कम ज्यादा नहीं है, तो आप दूरी का सेंस लेते हैं कि हाँ भाई इनके बीच का जो गैप है, दो रेखाओं के बीच का जो गैप है उसकी बात हो रही है, ठीक है ना। तो दो समांतर रेखाओं के बीच की ही दूरी दूरी होती है, दो असमांतर रेखाओं के बीच की दूरी का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है ना। अब दो रेखाएं जब समानांतर होती है तो एक बात कंफर्म है कि उनके एक्स वाई का पद तो सेम होता है, खाली अचर पद अलग होता है, पहली का अचर पद अलग होगा और दूसरी का अचर पद अलग होगा, है ना। सिर्फ अचर पद में अंतर होता है, अचर पदों में अंतर होता है, याद होगा ये पढ़ाया था मैंने। जब दो रेखाएं समांतर होती है तो उनके एक्स वाई का पद तो बिल्कुल सेम टू सेम होता है, ढाले सेम होती है, एक्स वाई के पद सेम होता है, खाली अचर पद अंतर होता है C1 C2। तो इनके बीच की दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा, बीच की दूरी का फॉर्मूला, दोनों के जो अचर पद है उनको घटा दो, C1 माइनस C2 बटा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये इनके बीच की दूरी का फॉर्मूला हो गया, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का। आ जाओ सवाल करते हैं एक। तो जैसे अब ये सवाल है, पहले गुणांक सेम कर लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है शुरुआत में गुणांक चेंज करके भेजता है। जैसे ये 5 और 12 है, तो यहाँ पे 5 और 12 होना चाहिए था, यहाँ डबल करके बिना मतलब में पहले से बिगाड़ के भेजा है। तो पहले 2 का भाग दे के ठीक कर लेना, या इसको 2 से गुणा करके ठीक कर लेना, जो आपकी मर्जी है। चाहो तो इसको 2 से गुणा करके ठीक कर लो, और चाहे इसमें 2 का भाग दे के ठीक कर लो, जो चाहे, क्योंकि हमने ए और बी सेम माने हैं। और होते भी है, जब दो समांतर रेखाएं हैं तो ए और बी सेम होते ही हैं। वो तो कई बार 2 से 3 से गुणा करके बिगाड़ देता है, वो अलग बात है, लेकिन होते तो सेम ही है। और है यहाँ पे भी सेम है, 2 का भाग देके देखो सेम है, या इसको 2 से गुणा करके देखो सेम है। लेकिन वो जानबूझ के कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए या उस तरीके का फायदा लिया जा सके जिसके समझ में कमी है, पेपर बनाने वाला तो ये कोशिश करेगा ही ना कि भाई आपकी समझ में जितनी कमी हो उतना ही नुकसान हो। तो गुणांक बराबर कर लेना, दोनों तरीकों से आप गुणांक बराबर कर सकते हैं। इसको 2 से गुणा कर दो, उसमें 2 का भाग दे दो, गुणांक सेम होने चाहिए। तो मान लीजिए मैं 2 का भाग देने वाला यूज करता हूँ, ये पहला समीकरण हो गया फर्स्ट रेखा का। दूसरी रेखा में 2 का भाग देते ही 5x माइनस 12y माइनस 39/2 बराबर 0 बन गया समीकरण। आप देख सकते हो कि दोनों रेखाएं समांतर है ना। ये हो गया आपका C1 65, ये हो गया आपका C2, ये A और B हो गए।
ए और बी। सही है। ठीक है। अगला आगे है अर्धकों का समीकरण। अर्धकों का समीकरण या इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स, ये क्या होते हैं? बाइसेक्टर्स का मतलब होता है जो कोणों को आधा करते हुए जाए। दो रेखाएं जब काटती है तो उनके बीच में कोण बनता है ना। दो रेखाएं जब काटती है तो उनके बीच में कोण बनता है। और याद होगा हमने कोणों को दो भागों में बांटा था, एक तो न्यून कोण, एक तो एक्यूट एंगल, है ना, जो छोटा कोण होता है 90 से छोटा होता है। एक जो 90 से छोटा होता है और एक जो 90 से बड़ा होता है। और अगर दोनों 90-90 है तो फिर कोई सा भी न्यून कोण और कोई सा भी अधिक कोण, क्योंकि फिर तो दोनों बराबर हो गए, समकोण समकोण हो गए, क्योंकि टोटल जोड़ तो 180 होता है। टोटल जोड़ 180 होता है तो दोनों 90-90 हो गए। या फिर एक 90 से छोटा हो गया तो दूसरा 90 से बड़ा हो जाता है। एक न्यून कोण हो गया, अधिक कोण हो गया। अब न्यून कोण का समद्वि भाजक, ऐसी रेखा जो जो इन दोनों के बीच में बनने वाले न्यून कोण को समद्वि भाजित करती है, यह है न्यून कोण अर्धक। न्यून कोण अर्धक, इस रेखा का समीकरण क्या होगा? जो इन दो रेखाओं के बीच के कोण को, न्यून कोण को समद्विभाजित करती है, उसका समीकरण क्या होगा? और जो अधिक कोण को समद्विभाजित करती है उसका समीकरण क्या होगा? यह है दो अर्धकों के समीकरण। अगर आपको रेखाओं, जो व्हाइट कलर की दो रेखाएं हैं, इन दोनों के समीकरण ज्ञात हो या दिए गए हो, मान लो इसका समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये फर्स्ट लाइन का समीकरण है। ये आपके सेकंड लाइन का समीकरण है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इसके न्यून कोण अर्धक और अधिक कोण अर्धक का समीकरण क्या होगा? न्यून कोण अर्धक और अधिक कोण अर्धक का समीकरण क्या होगा? ठीक है, तो फॉर्मूला कहता है ये होगा। ये प्लस माइनस का चिन्ह लेने से न्यून कोण अर्धक, माइनस का चिन्ह लेने पर अधिक कोण अर्धक आपको प्राप्त हो जाएगा। करना क्या है? कुछ नहीं करना,
कुछ भी नहीं करना, बस पहली वाली रेखा का समीकरण लेना है बट्टा अंडर रूट उसके x के गुणांक और y के गुणांक के वर्गों के योग का वर्गमूल लेना है। दूसरी में भी यही करना है, दोनों को आमने सामने बराबर कर देना है और प्लस माइनस का चिन्ह ले लेना है। एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, तो आपका दोनों अर्धक बारी बारी से आ जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। अब ये जो रेखा है, ये रहा कि इन दो रेखाओं के बीच का जो अधिक कोण है, अधिक कोण को समद्विभाजित करने वाली रेखा का समीकरण ये है। तो बताओ n का मान क्या होगा। अधिक कोण को समद्विभाजित करने वाली रेखा का समीकरण दिया गया है, तो बताओ n का मान क्या होगा। ठीक है, आ जाओ। देखो समीकरण को एक तरफ ले आते हैं, समीकरण को पहले एक तरफ ले आते हैं। एक तरफ लाते ही पहली रेखा का समीकरण बन जाएगा x माइनस वाई प्लस 2। ये आपके पहली रेखा का समीकरण बन गया, तथा दूसरी रेखा का समीकरण आ जाएगा सेकंड रेखा का, वो आ जाएगा x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। अब अर्धकों का समीकरण, अर्धकों का समीकरण x माइनस वाई प्लस 2 बट्टे अंडर रूट एक्स के गुणांक का स्क्वायर प्लस वाई के गुणांक का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस इसमें से कॉमन ले लो।
n का मान √5 आ गया। ठीक है, एक रेखा के सापेक्ष बिंदु का प्रतिबिंब, इमेज ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए लाइन। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये काफी बार पूछा जाता है। ये बहुत बार पूछा जाता है, ये फेवरेट क्वेश्चन है। इसका छोटा तरीका भी आप बना सकते हैं, इसका एक छोटा तरीका, एक फॉर्मूला बना के भी आप रख सकते हैं, ताकि क्योंकि जो चीजें बार बार आती है ना, उनके फॉर्मूले बना के, रेडीमेड फॉर्मूले बना के रख लो, ताकि क्या समय कम बर्बाद हो। प्रिडिक्शन का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना भाई, कोई चीज प्रिडिक्ट हो रही है कि भाई ये पेपर में कई बार आ चुकी है, अब भी आ सकती है, तो फिर उनके तो शॉर्टकट बन जाने चाहिए, उनकी शॉर्ट ट्रिक बनी जानी चाहिए। तो उसके लिए बना सकते हैं आप। एक रेखा के सापेक्ष प्रतिबिंब का क्या मतलब है? मान लो एक रेखा आपको दी गई है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और एक पॉइंट है जो इसके किसी भी तरफ हो सकता है। हमें इसका प्रतिबिंब निकालना है। प्रतिबिंब का मतलब है इस रेखा को एज ए कांच मानिए, एज ए मानिए जैसे ग्लास है। अब ये ग्लास है, इस ग्लास में आप इसकी इमेज बना रहे हैं, तो इसकी इमेज इसके पीछे की तरफ बनेगी, और उतनी ही दूरी पर बनेगी जितनी दूरी पर ये ग्लास है। ए से पी तक की दूरी और पी से ए डैश तक की दूरी बराबर होगी। तो ये x1 हो गया, ये x1 डैश y1 डैश, ये हमें निकालना है। तो इसमें खास बात क्या होगी? पहली खास बात तो ये है कि जो आपकी ए डैश रेखा है, ये आपकी इस मेन रेखा के लंबवत होगी। तो पहली क्वालिटी तो ये है कि ये जो ए डैश है, मतलब बिंदु और उसके प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा जो है वो 90 डिग्री पर होगी। एक नंबर 2, आपका जो पॉइंट P है जो रेखा के ऊपर है, वो P पॉइंट इन दोनों का मध्य बिंदु है, a प्लस ए डैश बटा 2, इन दोनों का मध्य बिंदु है। ठीक है, सही है। तीसरा, ये जो आपकी ए डैश रेखा है उसका समीकरण हो जाएगा, क्योंकि ये लंब रेखा है, ये रेखा है इसके लंब है, लंब है तो इसका समीकरण हो जाएगा इसी रेखा से a x माइनस बी एक्स माइनस x1। एक मिनट बना लेते हैं हम इसको, पहले फिर लिखूंगा यहाँ पे। ये रेखा इसके लंबवत है, लंबवत है तो इसका समीकरण हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लेमडा बराबर 0, क्योंकि ये लंब रेखा है, तो लंब रेखा है तो ए और बी का गुणांक इंटरचेंज कर दो और माइनस का चिन्ह लगा दो, फिर x1 y1 से गुजार दो, बी x1 ए y1 प्लस लेमडा बराबर 0। तो लेमडा बराबर आ गया ए y1 माइनस बी x1, ये लेमडा का मान आ गया, ये रख दो यहाँ पे समीकरण में। तो बी एक्स माइनस ए वाई, लेमडा का मान ए वाई1 माइनस बी x1 बराबर 0, बी कॉमन x माइनस x1, ए कॉमन y माइनस y1, लो ये बन गया इस रेखा का समीकरण। तो b माइनस बी एक्स माइनस x1, ए y माइनस y1, ये आपकी लंब रेखा का समीकरण आ गया। ये तीसरी बात और पता चल गई, क्या इस लंब रेखा का समीकरण ये होगा। अब इस लंब रेखा पर ए डैश भी होगा, तो आप बाय ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ये रेखा का समीकरण बना के ए डैश जो भी होगा वो संतुष्ट करेगा, तो संतुष्ट करवा सकते हो।
या फिर नंबर 4 प्रतिच्छेद निकाल सकते हो, ए डैश और ए डैश तथा एम एन का प्रतिच्छेदन का प्रतिच्छेद बिंदु पी होगा, है ना। और अगर एक बार आपको पी मिल जाता है तो आपको ए डैश भी मिल जाएगा, है ना, क्योंकि पी बराबर है ए प्लस ए डैश बटा 2। तो अगर आपको P मिल गया, A तो आपके पास होगा ही होगा, P आपको मिल गया तो आप A डैश निकाल सकते हो। तो इस तरीके से जा सकते हो। तो कई तरीके इसके हो सकते हैं, जो छोटा पड़े वो ले सकते हो। P बराबर A प्लस A डैश बटा 2। तो ये कई तरीके, इनमें से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सही है। तो पकड़ आएगा ये सवाल, लगभग लगभग पूरे भारत में आया होगा। चलो इसको करते हैं। इसको हम कई तरीके से करके देखेंगे ना, इसे कई तरीके से करके देखेंगे, जो भी ठीक लगे आप उसके साथ जा सकते हैं। एक तरीका तो था कि जो ये बिंदु है, ये बिंदु ए हो जाएगा और ये दर्पण का प्रतिबिंब हो गया, ये ए डैश हो गया। इन दोनों का मध्य बिंदु पी होगा और पी रेखा पे होगा। तो देख लो किन दोनों का मध्य बिंदु रेखा पर है, तो ट्राई करके देख लो इन दो का मध्य बिंदु। तो मेथड 1, इन दोनों का मध्य बिंदु आ जाएगा 3 और 1 4, 4 बटा 2 2, 8 और 4 12, 12, 12 बटा 2 6। क्या ये संतुष्ट करता है? क्या ये x प्लस 3y बराबर 7 को संतुष्ट करता है? नहीं। तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी के साथ जाएं। इन दोनों का मध्य बिंदु हो जाएगा 1, 1 और 2। ये करता है? हाँ करता है। ये हो गया। अरे भाई कमाल है, सेकंडों में हो गया, सेकंड में ही हो गया, है ना। जल्दी से हो गया। दोनों को जोड़ा, 2 का भाग दिया, रखा रेखा में, संतुष्ट कर रहा है, आंसर है। यही तो है। प्रतिबिंब होगा वो प्रतिबिंब का मध्य बिंदु दर्पण पे ही होगा, दर्पण मतलब रेखा पे होगा। तो देख लो किन दो का मध्य बिंदु दर्पण पे आ रहा है। तो ये मेथड 1 है, थोड़ा छोटा है ये ना, ये ज्यादा सही है। हाँ आप मेथड 2 से भी कर सकते हो, शायद बाकी थोड़े लंबे होंगे। इसकी लंब रेखा का समीकरण निकाल लो। इसकी लंब रेखा का समीकरण निकालो। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये x1 y1 हो गया। तो लंब रेखा का समीकरण होता है बी x माइनस x1 माइनस ए y माइनस y1 बराबर 0। बी का मान हमें दिया हुआ है 3, x माइनस x1 है 3, ए का मान 1, y माइनस y1 कितना है 8। अब इन दोनों रेखाओं को सोल्व कर लो, एक्स वाई का मान निकाल लो। उसे 3 से गुना कर दूं,
y बराबर 2, y का मान 2 रखने पर x का मान 1, तो आपका p पॉइंट आ गया 1,3, और हमें पता है p बराबर होता है a प्लस a डैश बटा 2, या फिर a डैश बराबर होता है 2p माइनस a। p पॉइंट को दुगना करके a पॉइंट को माइनस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 में से 3 गया -1, और 6 6 में से गया -2, 1 2 था, सॉरी। ये हो गया, लेकिन ये फिर भी लंबा गया थोड़ा सा ना, उसके कंपैरेटिव तो लंबा है ही, उसके कंपैरिजन में ज्यादा लंबा है, वो वाला ठीक था, मध्य बिंदु वाला। सही है। है ना। क्या राय है आप लोगों की? ये समझ में आ गया? ठीक है, आ जाओ आगे चलते हैं। रेखाओं का कुल, आओ, रेखाओं की फैमिली। रेखाओं का परिवार, फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइन में क्या होता है कि एक ही परिवार, मतलब एक समीकरण होता है जो दिखता एक है, लेकिन उसमें अलग अलग मान रखने पर आपको अलग अलग समीकरण प्राप्त होते हैं। तो वो सारे समीकरण में एक कॉमन चीज होगी, कुछ भी हो एक चीज कॉमन होंगी, या तो वो सब समांतर होंगी, या तो वो सब समांतर होंगी, या वो सब एक बिंदु से जाती होंगी। तो कोई एक खास गुण होगा, जैसे एक परिवार होता है ना, एक परिवार में मोटा मोटी एक डीएनए सबका सेम होता है। तो फैमिली है तो कुछ तो ऐसा है ना, कुछ तो ऐसा है जो उन्हें जोड़ता है, कोई बायोलॉजी तो जरूर है जो कॉमन है, तभी तो पता चलता है कि ये फैमिली है। फैमिली है तो कुछ ना कुछ बायोलॉजी है ना, तो कॉमन है, तभी हम कहते हैं भी फैमिली है। तो फैमिली वर्ड का मतलब यहाँ पे भी यही है कि जो लाइन है, या तो वो लाइनें सारी एक दूसरे के समांतर होंगी, या फिर सारी रेखाएं एक बिंदु से, निश्चित बिंदु से जाती होंगी। पहली लाइन भी वहीं से जा रही है, दूसरी भी वहीं से जा रही है, तीसरी भी वहीं से जा रही है। मान लो ये पॉइंट पी है, और इस पी पॉइंट से पहली लाइन भी जा रही है, दूसरी लाइन भी जा रही है, तीसरी लाइन भी जा रही है, चौथी लाइन भी जा रही है, पांचवी लाइन भी जा रही है, और लाइनें पे लाइनें सारी इस बिंदु से जा रही है। तो सब में एक कॉमन बात पक्की है, तो हम कह सकते हैं भैया फैमिली है। क्यों फैमिली है? क्योंकि सब एक चीज को फॉलो कर रही है, एक बात को मानती है, मतलब एक फैमिली है ना। फैमिली समझे, फैमिली वर्ड, जैसे मोदी का परिवार, जो मोदी जी को वोट दे रहे हैं वो मोदी का परिवार, जो राहुल जी को वोट दे रहे हैं वो राहुल का परिवार, और जो अखिलेश यादव को वोट दे रहे हैं वो अखिलेश का परिवार। है ना। अभी जो वर्ड चुनाव में 2024 में यूज हुआ था वो क्या था? मोदी का परिवार। उससे पहले बार चौकीदार, चौकीदार वाला यूज हुआ था, तो मैं चौकीदार, जो मोदी जी को मानते हैं वो चौकीदार है, और जो नहीं मानते वो चौकीदार के अलावा है, फिर वो क्या हो सकते हैं वो अलग समझ सकते हो। तो ये जो वर्ड है, ये जो खेला जाता है दिमाग के साथ, वोटर्स के दिमाग के साथ, वो क्या है? वो यही वर्ड है, वे सिमिलैरिटी लाइज है, क्योंकि सिमिलैरिटी का मतलब गठबंधन, यूनाइटेड, है ना। समझ रहे हैं? ये बड़े साइकोलॉजिकल वर्ड्स हैं, लगता है ये आसान है, आसान नहीं है। ये वर्ड बड़े साइकोलॉजिकल होते हैं, साइकोलॉजी पे बहुत असर करते हैं ये कोई बेवकूफ नहीं है, इतने ऊपर ऊपर इतने पैसे लगा के चुनाव के कैंपेन को चलाते हैं और चलाते हैं, तो इन लोगों को पता है ना। वो ये जब कोई भी कॉमन चीज अगर आपको अटैच करती है तो वो आपको परिवार बना देती है, फैमिली बना देती है। एक भी चीज अगर मैंने आप में कॉमन ढूंढ ली तो हम परिवार बन जाएंगे, और परिवार बनने के बाद में हमारे निर्णय एक जैसे हो जाएंगे, हमारे निर्णय एक जैसे हो जाएंगे, और निर्णय एक जैसे हो जाएंगे तो सब यही चाहते हैं, सब यही चाहते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बिलियनर कंपनी, वो भी यही बनाना चाहती है। वो भी चाहती है कि आप एक चीज में, एक बंधन में हमारे साथ बन जाओ, हमारे साथ टाई अप हो जाओ, क्योंकि फिर टाई अप होने के बाद फिर आप हमें छोड़ के नहीं जाओगे, क्योंकि परिवार छोड़ के कोई नहीं जाता, परिवार छोड़ के कोई नहीं जाता, तो वो फैमिली बनाना चाहती है ना, सब एक फैमिली बनाना चाहते हैं।
तो यही फैमिली वाला गुण है कि कोई एक गुण हो जो कॉमन हो सब में, उसे फैमिली कह सकते हैं। इन सारी रेखाओं में एक गुण है कि ये इस पॉइंट से जाती है, इन रेखाओं में ये गुण है कि ये सब समांतर है। ये समांतर है। तो फैमिली एक लाइन नहीं है, ये याद रखिए, अनंत लाइन नहीं है, ये अनंत रेखाएं हैं। ये भी अनंत रेखाएं हैं, सब की सब अनंत रेखाएं हैं, लेकिन खास बात ये है कि ये सब एक खास चीज को फॉलो कर रही है। एक चीज सब में कॉमन है, ये सब समांतर है, ये सब एक बिंदु से जाती है। तो वो चीज जो इन्हें बांधती हो, अलग अलग होने के बावजूद भी बांधती हो, वही गुण इन्हें फैमिली बनाता है। अलग अलग, वैसे फैमिली में सब अलग अलग होते हैं, जितने भी मेंबर होते हैं, चाचा है, ताऊ है, ताई है, दादा है, दादी है, सब अलग होते हैं, लेकिन फिर भी एक कॉमन चीज है जो उन्हें बांधती है ना। हमारे यहाँ जिसे सरनेम कहते हैं, सरनेम का मतलब क्या होता है? सरनेम का मोटा मोटा मकसद ये होता है कि वो आपको एज ए फैमिली बनाती है ना। जो भी आपका पीछे जो आप लगाते हैं, वो आपको एज ए शर्मा जी लगाते हैं तो शर्मा जी, तो वो सारा को एक बांधने की कोशिश की जाती है ताकि एक बंधन में सब बंध जाए, एज ए फैमिली काउंट हो। ठीक है ना। तो रेखाओं का कुल भी होता है, रेखाओं में भी वही चीज होती है, एक चीज होती है तो उनको यूनाइटेड करती है, इकट्ठा करती है, बांधती है, तो उसे रेखाओं का परिवार कहते हैं। कोई भी एक चीज ढूंढ लो, अगर अनंत रेखाओं में एक चीज कॉमन है जो सब में हर आने वाली रेखा में है, तो फिर आप उसको फैमिली कह सकते हैं, है ना। फौजी की फैमिली, फौजी की फैमिली टाइप से बा फैमिली होगी। देखिए सारी फौजी की फैमिली, फौजी की फैमिली देखिए दो पार्ट है, फौजी की फैमिली 1 और 2। मैं पहली बार राजस्थानी कोई मूवी देखी और इतनी इंजॉय करी फर्स्ट टाइम, और बड़ी शानदार, बहुत मतलब एक जो लोकल सिनेमा है ना, जैसे बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, तो बहुत बड़े सिनेमा है, तो छोटा सिनेमा भी कितने कमाल कर सकता है, और कैसे जमीन के छोटे छोटे मुद्दों को कितना अच्छे से वो रख सकता है। देखिए आप लोगों ने फौजी की फैमिली, देखिए आप लोगों ने, और हाँ देखिए तो ठीक है, बाकी पढ़ने टाबर है। मैं कई बार भूल जाऊं। हाँ, दो आ चुकी, उसके दो पार्ट थे, फौजी की फैमिली 1, फौजी की फैमिली 2। और वहां जाके मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि भाई जो राजस्थानी सिनेमा है वो भी कमाल कर सकता है। वैसे तो अभी हुआ ही है, क्योंकि जैसे साउथ का सिनेमा है, साउथ का सिनेमा तो बहुत लंबे समय से अपने आप को साबित कर चुका है कि भाई वो सिनेमा अलग है। साउथ के सिनेमा के बाद में कन्नड़ मूवीज भी आ रही है, तमिल जो थी, और ये अभी बीच में एक सुजाल करके, क्या नाम, क्योंकि इसका कन्नड़ मूवी थी और 100 करोड़ से ऊपर का उसने प्रॉफिट क्रिएट किया था, तो वो भी आई थी, तो उसने बहुत कमाल किया था। तो अब जो लोकल सिनेमा है उनकी कहानियां अच्छी आती है, उनकी कहानियां भी बढ़िया। दृश्यम थी, वो भी किसी लोकल भाषा में थी, उस भाषा से उठा के फिर दृश्यम 1 और दृश्यम 2 बनी थी। तो लोकल सिनेमा भी कमाल है। नहीं किए बरो थे पढ़े नहीं टाबर होते, मूवी मूवी कौन देखो, जमन याद दिलानी पड़ेगी वैसी कोई मूवी है, कोई बात नहीं, नहीं देखियो तो कभी फुर्सत मिले, जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, टाइम निकले, तो फिर जरूर देखिएगा। हाँ, तो जरूर टाइम मिले तो जरूर देखिएगा। बिल्कुल, कोरियन वोरियन सब देखूं मैं कोई सी कौन छोड़ूं। मैं जर्मन है, स्पेनिश है, लगभग लगभग सारी मूवीज देखूं। बढ़िया मूवी, बस शर्त है बढ़िया मूवी हो। हाँ, बढ़िया मूवी होनी चाहिए, बढ़िया मूवी चाहे कोई भी हो, मत छोड़ूं। बकवास देखूंगा नहीं। फिल्म देखना से पहले कई बार रिव्यू देखूं, कई बार पढ़ूं भी के बारे में, कहानी क्या है, फिर भी के बाद में मूवी चालू करूं, टाइम बर्बाद कौन करूं। चलो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, फिर मिलते हैं।